आज हम लोगों को पढ़ना है एसी सर्किट में आरसी सर्किट, ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें शुद्ध प्रतिरोध और संधारित्र जुड़ा हुआ हो। इसके पहले हम लोगों ने शुद्ध प्रेरकत्व, शुद्ध संधारित्र और प्रतिरोध तीनों को पढ़ लिया है और आरएल सर्किट पढ़ लिया है, मतलब रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और प्रेरकत्व जिसमें जुड़ा हुआ। आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं शुद्ध संधारित्र और इसमें प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। ऐसा एक ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें हमने क्या जोड़ा हुआ हो, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ जोड़ दिया है प्रतिरोध और संधारित्र। ठीक है, तो लिखेंगे माना कोई विद्युत प्रत्यावर्ती विद्युत धारा स्रोत जिसमें शुद्ध प्रतिरोध एवं संधारित्र जुड़े हुए हैं, तब किसी क्षण इसका जो विद्युत विभव है, विभवांतर लगाया गया विभवांतर V = V0 sin ओमेगा t द्वारा दिया जाता है। ठीक है, माना किसी प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से प्रतिरोध R एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। माना किसी क्षण विद्युत परिपथ से के सिरों में लगाया गया विभवांतर निम्न समीकरण के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, V = V0 sin ओमेगा t। ठीक है, जब ऐसा हम करते हैं तो ये तो हमारा हो गया डायग्राम। इसके बाद हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, परिणामी वोल्टता। ठीक है, परिणामी वोल्टता। चित्र के बारे में ये जो भी बना है इसके बारे में हम लिख लेंगे। जैसे ही हम इन दोनों विद्युत R और C को श्रेणी क्रम में जोड़ करके प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ते हैं और विभव अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से विद्युत धारा I प्रवाहित होना शुरू करेगी, R से होके जाएगी, फिर C में जाएगी और यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से इंटर करेगी। तो दोनों R और C श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसके मध्य उत्पन्न विभवांतर VR और इनके मध्य उत्पन्न विभवांतर VC होगा। टोटल विभवांतर इन दोनों के बीच का कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। यही परिणामी वोल्टता हमको प्राप्त करनी है। ठीक है, तो परिणामी वोल्टता के लिए माना किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है, तब परिणामी जो वोल्टेज होगा, विद्युत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा अगर I होगी, तब प्रतिरोध R के सिरों में उत्पन्न विभवांतर इसको हम प्रदर्शित करेंगे VR से। तो V = कितना होता है, IR। कितना हो गया, V = IR ओम के नियम से। इसी तरह से संधारित्र C के सिरों में, सिरों अर्थात प्लेटों के मध्य, है ना, सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, सिरों अर्थात प्लेटों, है ना, तो ये हो जाएगा VC = IXC विद्युत धारा, और संधारित्र के प्लेटों के मध्य उत्पन्न जो विद्युत धारा में उत्पन्न प्रतिरोध होता है उसको संधारित्री प्रतिघात बोलते हैं। तो ये हो जाएगा XC। तो VC = कितना हो जाएगा, IXC। इतना हमने लिख दिया। जहाँ पर XC क्या है, XC है संधारित्री प्रतिघात है ना। अब हम ये जानते हैं, इसके लिए क्या बनाते हैं हम लोग, एक डायग्राम बनाते हैं। और ये जो हमारा डायग्राम होता है वो किसके बारे में होता है, विभव के बारे में होता है। तो विभव के लिए जो कलांतर निर्धारित करने वाला हमारा चित्र होगा कुछ इस तरह से बनता है। हम बहुत अच्छे से अभी जान चुके हैं कि I और VR यानी कि दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, ये तो हम जान चुके हैं। और I से जो VC होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है, 90 डिग्री का कलांतर होता है विद्युत धारा में, है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग।
जब शुद्ध प्रतिरोध जोड़े थे तो वी आर और आई समान कला में थे, जबकि जब वी सी जोड़े थे तो उस स्थिति में आई से वी सी 90 डिग्री पीछे था। तो यही चीज़ हमको लिखना होता है कि हम जानते हैं कि वी आर एवं आई समान कला में होते हैं, किंतु वी सी आई से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इस प्रकार वी आर और वी सी के मध्य कलांतर कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। तब आरसी सर्किट का या सी आर सर्किट का परिणामी वोल्टेज किसके बराबर हो? यदि V के बराबर हो। किसके बराबर हो? V के बराबर हो। मतलब वी आर और वी सी का जो परिणामी होगा वो आरसी सर्किट का परिणामी होगा, जो किसके बराबर माना जाएगा? V के बराबर। तो ये हो गया वी आर, ये हो गया वी सी, इन दोनों का परिणामी बीचों बीच दिया जाएगा, है ना। ये हो गया। अब अगर इनको हम मिला दें तो इस तरह से हमारा ये परिणामी V के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब यहाँ ये जो कोण बनता है तो ये धारा हो गई और ये परिणामी विभव हो गया। वी आर और वी सी का परिणामी V के द्वारा दिया जाएगा सदिश नियम के अनुसार। तो V और I के बीच में कलांतर कितने का बना? फाई का। यही लास्ट में I और V का कलांतर कहलाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो हमने लिख दिया परिणामी वोल्टता के लिए प्रतिरोध R के सिरों में उत्पन्न विभवांतर वी आर इक्वल टू आई आर, संधारित्र C के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर वी सी इक्वल टू आई एक्स सी। ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय से इसके बाद हमने ये जो चित्र के बारे में बताया ये हमको लिखना है, लिख लेंगे। वी आर और आई समान कला में होते हैं। वी सी वी आर से 90 डिग्री, आई से वी सी 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इस प्रकार वी आर और वी सी के मध्य कलांतर कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमें भी निकालना है, मतलब ये कर्ण होगा। तो वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। तो वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर वी सी स्क्वायर। तो वी इक्वल टू हो जाएगा, वी आर की वैल्यू ये आपका समीकरण वी इक्वल टू कितना था? वी जीरो साइन ओमेगा टी, इसको हमेशा समीकरण 1 देते हैं, समीकरण 2, समीकरण 3। तो यहाँ समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर तो वी आर का मान कितना है? आई आर का होल स्क्वायर। वी सी का मान कितना है? आई एक्स सी का होल स्क्वायर। तो वी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर। आई कॉमन लेकर के बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब चूंकि एक्स सी इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 4। यही परिणामी वोल्टता का व्यंजक होगा। ये परिणामी वोल्टता का व्यंजक आ गया। ठीक है, इसी समीकरण की मदद से अब हम बाकी सारी चीज़ें करते हैं, मतलब ये हमारा एक मेन डेरिवेशन आ जाता है। अब विभव आ गया, हमें ये भी पता है कि इनमें क्या क्या निकालना पड़ता है। परिणामी वोल्टता निकालनी पड़ती है, कलांतर निकालना पड़ता है, प्रतिबाधा निकालनी पड़ती है, फेजर डायग्राम लिखना होता है और धारा निकालनी होती है। ठीक है, और अगर LC या LCR है, इन दोनों में हमें अनुनादी आवृत्ति भी पूछा जाता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको लिखते हैं। तो भी इक्वल टू हो गया आई आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। मेन डेरिवेशन हमारा इतना आ गया। अब इसके बाद जो पूछेगा है ना उसको करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पूछा जाता है प्रतिबाधा, अगला क्रम मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि प्रतिबाधा का भी व्यंजक करना है। तो प्रतिबाधा के लिए हम क्या लिखेंगे? किसी भी विद्युत परिपथ, प्रत्यावर्ती विद्युत प्रतिपथ में R एवं C जुड़े होने पर उनके परिपथ के सिरों में उत्पन्न जो प्रतिरोध होगा विद्युत धारा के प्रवाहित होने में, उसको हम किस नाम से जानेंगे? प्रतिबाधा के नाम से जानते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्रतिबाधा तो समीकरण 4 से, परिभाषा लिखने के बाद हम क्या बोलेंगे? समीकरण 4 से, समीकरण 4 से ये भी है, आई गुणा से कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो भी अपॉन आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, है ना। तो ओम के नियम से तुलना करने पर
ओम के नियम से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ओम के नियम से तुलना कर दो भाई। तो V अपॉन आई इक्वल टू कितना होता है R, है ना। तो V अपॉन आई इक्वल टू R होता है, तो V अपॉन आई है ये। तो ओम के नियम से तुलना करने पर ये जो आपका V अपॉन आई है प्रतिरोध हो जाएगा। तो मतलब R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये होगा RC परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम RC परिपथ का प्रतिबाधा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबाधा कहेंगे। और जब प्रतिबाधा कहेंगे मतलब इसे कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, Z से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से Z इक्वल टू, इस वैल्यू को हम किसके बराबर रख दें, Z के इक्वल। तो Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये हमारा डेरिवेशन आ गया प्रतिबाधा का, ठीक है। प्रतिबाधा के बाद आ जाता है कलांतर। क्या आ जाता है, कलांतर का, ठीक है। अगली हेडिंग हम क्या डाल देते हैं, कलांतर की। तो कलांतर में लिखेंगे, हम जानते हैं कलांतर के बारे में, ये चीज़ लिखनी, फिर से लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि VR एवं I समान कला में होते हैं तथा VC I से 90 डिग्री क्या होता है, पश्चगामी होता है। तो यदि परिणामी वोल्टता भी हो, इनके मध्य कलांतर कितना हो, फाई हो। इनके मध्य अगर V और I के मध्य कलांतर कितना हो, फाई हो, तब समझ में आ गया है। इस चित्र के बारे में पहले हम कलांतर में लिखेंगे कि VR एवं I समान कला में होते हैं, I से VC 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इस प्रकार VR और VC के मध्य कलांतर कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यदि VR और VC का वोल्टता कितनी हो, भी हो, तब V एवं I के मध्य कलांतर फाई है। तब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, तो tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे आधार। तब tan फाई बराबर लंब कितना माना जाएगा, VC, और इसका आधार कितना बनेगा, VR। तो tan फाई इक्वल टू VC अपॉन VR। तो tan फाई इक्वल टू VC की वैल्यू कितनी है, IXC, VR की वैल्यू कितनी है, IR। I से I कैंसिल हो जाएंगे यहाँ, तो कितना बचेगा, ये बचेगा tan फाई इक्वल टू XC अपॉन R। अब चूंकि हम जानते हैं कि XC इक्वल टू कितना होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, तो tan फाई इक्वल टू हो जाएगा, XC के स्थान में रखेंगे तो 1 अपॉन ओमेगा C और R हो जाएगा। तो कलांतर फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन ओमेगा C R। ये आ जाता है आपका कलांतर, ठीक है। ये हमारा कलांतर का समीकरण हो गया। अब कलांतर के बाद हमें निकालनी होती है विद्युत धारा। कलांतर के बाद क्या निकालना होता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा हम इधर निकालते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का समीकरण हम इधर निकालेंगे। विद्युत धारा निकालते हैं और विद्युत धारा का अधिकतम मान, दोनों हमें निकालना होता है। तो हम लिखेंगे RC परिपथ में, RC विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का समीकरण, विद्युत धारा निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसके लिए होता है I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t, ठीक है। अब यहाँ पे फाई का कलांतर है, तो फाई या तो प्लस में लिखेंगे या तो माइनस में, ये या फिर प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। यहीं पे ये थोड़ा सा अपने को समझने की ज़रूरत है। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई माइनस फाई या प्लस माइनस फाई, तो अपने को इसमें परेशान बिल्कुल नहीं होना होता है। यहाँ डायग्राम में देख लेते हैं। इस डायग्राम में वोल्टेज से करंट आगे दिख रहा है कि पीछे, तो फाई कोण
फाई कलांतर से वोल्टेज करंट ऊपर है, वोल्टेज नीचे है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्लस। तो विद्युत धारा का समीकरण किस द्वारा दिया जाएगा, I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई के द्वारा दिया जाएगा। जहाँ फाई क्या है, जहाँ फाई बराबर, फाई की वैल्यू हम कितना निकाले हैं, जहाँ फाई = कितना है, tan 1 1/ωc/r है, जिसे हम कलांतर कहते हैं। ठीक है, तो अब ओम के नियम से, फिर से ओम के नियम से, ओम के नियम से आई अगर हमें निकालना हो तो विभव में प्रतिरोध यानी कि जो इस परिपथ की प्रतिबाधा है उसका भाग दे सकते हैं, तो भी हमें आई का समीकरण मिल जाएगा। तो I = V/Z, Z का मान कितना आया है, R² + 1/ωc²। तो ये हमारे लिए विद्युत धारा का समीकरण हो जाएगा। ये समीकरण आपका कौन सा था, 4, 5, ये होगा 6, ये समीकरण नंबर 7 और ये हो गया समीकरण नंबर 8। इसी प्रकार धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान, अधिकतम मान हमें जब निकालना होता है तो धारा का अधिकतम मान हो जाएगा I0 I0 = निकालना है तो अधिकतम विभव की कंडीशन में निकलेगा तो V0/Z। तो I0 हो जाएगा V0 या V0/Z की जो वैल्यू आप रखे हों, तो R² + 1/ωc²। समीकरण नंबर 9, ये अपने को धारा का अधिकतम मान हो गया। इस तरह से हमारे पास धारा का अधिकतम मान का समीकरण भी आ जाता है। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है इसका फेजर आरेख। आरसी परिपथ के लिए फेजर आरेख कैसे खींचेंगे, तो इसके लिए जो फेजर आरेख होता है, फेजर आरेख समझ लीजिए कैसे बनाते हैं हम लोग, है ना। फेजर आरेख के लिए हम सबसे पहले ये इस तरह की एक लाइन खींच देंगे, इस लाइन के बाद ये लाइन खींच देते हैं। अब फेजर आरेख खींचने के लिए हम सबसे पहले क्या बना लें, हम सबसे पहले विभव बना लें। क्या बना लें, विभव बना लें। ठीक, ये हो गया हमारा विभव। विभव कितने कोण आगे रहता है हमेशा एक्स अक्ष से, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया, ऐसे ही ना। तो एक्स से कितने एंगल आगे है, चूंकि विभव का समीकरण हम लोग लिखते हैं V0 sin ωt, मतलब एंगल कितना बन रहा है ωt, थीटा बराबर ωt के इक्वल एंगल बन रहा है। तो ये हमारी जो लाइन है ये क्या प्रदर्शित कर रही है, V। अब V से फाई डिग्री आपको आगे ले जाना है तब करंट मिलेगी, क्योंकि फाई डिग्री आगे चल रहा है करंट ना। तो एक लाइन ऐसी खींचिए जो कितने डिग्री यहाँ बना रहा हो, 5 डिग्री बना रहा हो। बना दिया गया। ये हो गई काहे की दिशा, आई की दिशा। अब जिस दिशा में आई जाएगा उसी दिशा में भी आर भी जाएगा, ये हमें मालूम है। ये तो हम पता कर चुके हैं कि भी आई और भी आर हमेशा समान कला में होते हैं। अब भी आर से 90 डिग्री नीचे, तो इस लाइन के अनुसार 90 डिग्री आप यहाँ बनाएंगे, तो ये प्रदर्शित करेगा आपका VC। क्या प्रदर्शित कर देगा, ये VC फेजर को प्रदर्शित कर देगा, ये VR फेजर को, ये I फेजर को। हो गया, तो ये परिणामी हो गया। इनके मध्य कलांतर कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये आपका बन जाता है फेजर आरेख। क्या बन जाता है, फेजर आरेख। VR और I के मध्य कलांतर कितने का है, π/2 का। V और I के मध्य कलांतर कितने का है, 5 डिग्री का। ठीक, बन गया ये फेजर आरेख। तो इस तरह से हम इसका फेजर बना लेते हैं। तो इतनी ही चीज़ें इसमें अधिकतम पूछी जा सकती हैं आरसी सर्किट में, आरसी परिपथ में। ठीक है, तो आरसी परिपथ हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, परिणामी वोल्टता निकाल लेंगे, प्रतिबाधा निकाल लेंगे, विद्युत धारा निकाल लेंगे, कलांतर निकाल लेंगे, और अगर फेजर आरेख पूछता है तो इस तरह का ये फेजर आरेख बना देंगे। मतलब जितनी टॉपिक जो पूछेगा केवल उतना ही हमको करना होता है। ठीक है, इसके बाद जस्ट अगला हम लोग करते हैं एलसी परिपथ। एलसी परिपथ, और आज ही हम सबसे इम्पॉर्टेंट एलसीआर परिपथ भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए सभी लोग बड़े ध्यान से इनको समझते जाएं।
LCR पर LC परिपथ में, अब LC परिपथ जोड़ेंगे तो ऐसा प्रत्यावर्ती LC परिपथ पढ़ें तो LC परिपथ में यहाँ लगेगा शुद्ध प्रेरकत्व और इसी में लगा देंगे संधारित्र L और ये हो गया C, जोड़ दिया गया प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से। ठीक है, ऐसा हो गया। तो क्या लिखेंगे इस चित्र के बारे में? हम लिखते हैं माना कोई प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत जिसमें से शुद्ध प्रेरकत्व L एवं संधारित्र C श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, माना किसी क्षण विद्युत धारा का, माना किसी क्षण परिपथ में लगाया गया विभवांतर निम्न समीकरण द्वारा दिया जाता है, V = V0 sin ओमेगा t, समीकरण नंबर 1। इतना लिख देंगे। तो अब चित्र को V = V0 sin ओमेगा t यहाँ तो चित्र में लिखना ही होता है। ठीक है, अब जब हम इसमें हेडिंग फिर क्या डाल देते हैं? परिणामी वोल्टता, परिणामी वोल्टता। अब परिणामी वोल्टता जैसे पिछले डेरिवेशन में हमने किया है, तो हम क्या लिखेंगे? जब हम माना किसी क्षण परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो? I हो। विभवांतर लगाए जाने पर परिपथ में बहने वाली धारा I हो, तब प्रेरकत्व के सिरों पर, किसके सिरों पर? प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL से प्रदर्शित करेंगे ना। VL = कितना हो जाएगा? IXL। V = IR होता है ना ओम के नियम से, V = IR। तो विद्युत धारा और इसका जो प्रतिरोध है तो IXL हो गया, IXL समीकरण नंबर 2। प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और फिर क्या लिखेंगे? संधारित्र के सिरों पर या कि संधारित्र के प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, ये हो जाएगा VC = IXC, समीकरण नंबर 3। आ गया इतना। इसके बाद हमें क्या करना होता है? इनके मध्य कलांतर वगैरह समझाना होता है, कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा, तब तो परिणामी वोल्टता निकालेंगे। क्योंकि जैसे हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो इनके सिरों के मध्य विभवांतर लग गया VL और इनके सिरों के मध्य विभवांतर लग गया VC, जबकि हमें इन दोनों के टोटल परिणामी विभव की गणना करनी है, V की गणना करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करें? इसके लिए एक फेजर आरेख बना लें। फेजर आरेख बनाने का मतलब बिल्कुल सेम उसी तरह से, ये हो गई आपकी विद्युत धारा, हो गई ये विद्युत धारा। हम सबसे पहले खींचते हैं ना, विद्युत धारा खींच लिए। हम ये जानते हैं, पहले भी जब शुद्ध प्रेरकत्व पढ़े थे तो बताए हैं ना कि VL क्या होता है? विद्युत धारा से 90 डिग्री आगे रहता है और VC विद्युत धारा से 90 डिग्री पीछे रहता है। कुल मिला के ये ऐसा होता है। ये विद्युत धारा हो गई, तो विद्युत धारा हो गई I, तो अगर C है तो VC नीचे जाता है, अगर L बस जुड़ा हुआ है तो ये VL 90 डिग्री आगे जाता है। ठीक है, अगर VR है तो I और VR समान कला में होते हैं, तो यहाँ पर VL और C दोनों जुड़े हैं, तो VL के कारण ऊपर जाएगा, VC के कारण नीचे जाएगा, R जुड़ा हुआ नहीं है। तब इसके बारे में हम चित्र में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि VL विद्युत धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। VL I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है तथा VC विद्युत धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी है। VC नीचे है तो 90 डिग्री कितना है? पश्चगामी हो गया। VL 90 ऊपर है तो 90 डिग्री अग्रगामी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार VL एवं VC के मध्य कलांतर 180 डिग्री का होगा। 90 ये आगे है I से, 90 ये I से पीछे है, तो VL और VC के मध्य कलांतर कितने का हो जाएगा? 180 डिग्री का कलांतर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें VL और VC का परिणामी V, अगर VL और VC का परिणामी कितना हो? V हो, तो किस प्रकार से प्रदर्शित होगा? परिणामी V क्या हो जाएगा?
V इक्वल टू VL माइनस VC होगा। ठीक है, अगर VL ज़्यादा बड़ा है तो। इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्यों नहीं लगी? क्योंकि यहाँ पे परिणामी एक 90 डिग्री ऊपर एक 90 डिग्री नीचे, मतलब दोनों जस्ट एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, तो विपरीत काम करने की स्थिति में सीधे माइनस कर देंगे चूंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, है ना। पाइथागोरस लगाने का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए, तो V इक्वल टू VL माइनस VC होगा, सीधे माइनस करना है। तो समीकरण 2 और 3 से मान रखने पर, तो VL का मान कितना है IXL, VC का मान कितना है IXC। तो V इक्वल टू I कॉमन ले लेते हैं, XL माइनस XC, तो V इक्वल टू हो जाएगा। अब यहाँ पे V इक्वल टू कितना आ गया IXL माइनस XC, चूँकि XL इक्वल टू कितना होता है ओमेगा L और XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C। ये दोनों फार्मूले तो हम लोग याद कर चुके हैं ना, और पता भी कर चुके, सिद्ध भी कर चुके हैं। शुद्ध प्रेरकत्व की कंडीशन में प्रतिघात इतना आया था और शुद्ध संधारित्र की स्थिति में इतना आया था, वही वैल्यू आ रख रहे हैं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा I ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ठीक है, समीकरण नंबर 4, यही परिणामी बोल्टता का व्यंजक है। अब हमारा आ गया परिणामी बोल्टता, परिणामी बोल्टता आ गई। अब परिणामी बोल्टता के बाद अगली हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, प्रतिबाधा। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा है ना। प्रतिबाधा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दो जुड़े हुए हैं, है ना। L, C और R, इनमें से दो या दो से ज़्यादा अगर युग्म में से जुड़े हुए होंगे तो उसके प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। यही परिभाषा है ना प्रतिबाधा की, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतिबाधा निकालना है, तो प्रतिबाधा निकालनी है तो समीकरण 4 से, समीकरण 4 से V/I इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। तो ओम के नियम V/I इक्वल टू R से तुलना करने पर, तुलना कर दिए भाई, तो V/I बराबर क्या होता है R। इसका मतलब ये V/I के बराबर इतना है, तो ये क्या होगा R होगा। VL माइनस 1/ओमेगा C क्या होगा R, मतलब कि ये जो ओमेगा L अपॉन 1/ओमेगा C होगा, यह LC परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करेगा। किसको, प्रतिरोध को, चूंकि V/I का अनुपात है ना ये, तो V/I का अनुपात नियतांक होता है जिसको हम प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C LC परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, कहाँ से, जेड से। तो जेड बराबर हो जाएगा ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ये काहे का व्यंजक आ गया, प्रतिबाधा का व्यंजक आ गया प्रतिबाधा का व्यंजक। अब प्रतिबाधा का व्यंजक आ गया, इसके बाद अगला नंबर काहे का आता है, कलांतर का। ठीक है, तो कलांतर का अब हमें लिखना है। तो कलांतर के लिए फिर से यही चित्र के बारे में, हालांकि कलांतर इसका पूछा नहीं जाता है, फिर भी जान लेते हैं, है ना। कलांतर में क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ ट्रायंगल वगैरह तो इसमें बन नहीं रहा है। कलांतर के बारे में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि VL विद्युत धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, VC विद्युत धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। अतः VL एवं VC के मध्य कलांतर कितने का होगा, 180 डिग्री का होता है। यदि VL VC से ज़्यादा बड़ा हो तो VL माइनस VC, तो इनका जो परिणामी होगा तो V ऊपर रहेगा, और अगर VC ज़्यादा बड़ा हो गया, तो VC माइनस VL भी होता है ना। तो यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि VL ज़्यादा बड़ा है, तो अगर VL से VC ज़्यादा बड़ा होगा तो 90 डिग्री पश्चगामी होगा, है ना। तो कलांतर कुल मिलाकर के धारा और विभव के बीच में सदैव 90 डिग्री का रहेगा। कितने का रहेगा, सदैव 90 डिग्री का। अगर VL बड़ा हुआ तो
विभव ऊपर जाएगा 90 डिग्री, और अगर VC ज़्यादा बड़ा हुआ तो दोनों का अंतर करेंगे तो 90 डिग्री VC से, मतलब I से भी नीचे जाएगा। तो कलांतर सदैव कितना रहेगा V और I के बीच में? 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, LC परिपथ में कितने का रहेगा कलांतर? 90 डिग्री का रहेगा, या तो 90 अग्रगामी या तो 90 डिग्री पश्चगामी रहेगा। ठीक है, केवल इतने अपने को लिखना है ना। इसके बाद कलांतर के बाद आ जाता है अगला टॉपिक, इसमें विद्युत धारा का। ठीक है, कलांतर के बाद क्या आता है? विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा अब लिखेंगे LC परिपथ में, LC परिपथ में विद्युत धारा निम्न समीकरण के द्वारा दी जाती है। I = I0 sin ω t। अब यहाँ पर फाई लिखते हैं, फाई का कलांतर आएगा अब या तो प्लस या तो माइनस, या तो प्लस या तो माइनस, यही करेंगे ना। परंतु यहाँ पे हमने आपको अभी बताया कि अगर VL ज़्यादा बड़ा हुआ तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहेगा, और अगर VC बड़ा हुआ तो 90 डिग्री पश्चिगामी रहेगा। मतलब कोण फिक्स हो गया है यहाँ पे, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो यहाँ फाई के स्थान पर हम क्या लिख दें? π/2। 90 डिग्री फिक्स है, या तो प्लस होगा या तो माइनस, या तो 90 डिग्री विद्युत धारा आगे रहेगी। विद्युत धारा आगे कब रहेगी? जब VC ज़्यादा बड़ा होगा तो करंट ऊपर रहेगी और VC नीचे हो जाएगा, तो प्लस। और अगर VL बड़ा है तो वोल्टेज 90 डिग्री आगे रहेगा, मतलब करंट 90 डिग्री पीछे हो जाएगी, 90 डिग्री माइनस। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण नंबर 6, LC की कंडीशन में विद्युत धारा प्लस माइनस दोनों में फ्लक्चुएट होती है। ω t प्लस माइनस π/2। इसके पहले हमने क्या लिखा था? ω t प्लस फाई, है ना। तो यहाँ फाई क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे कोण फिक्स है, या तो 90 ऊपर या तो 90 डिग्री पीछे, यानी कलांतर इसका फिक्स रहता है, 90 प्लस 90 माइनस, इसीलिए प्लस माइनस दोनों साइन लगा है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साइन लगा है, चूंकि इसमें 90 प्लस या 90 माइनस दोनों हो सकती है। ठीक, इसके बाद धारा तो हो गई, ये तो हमने समीकरण लिख दिया। अब ओम के नियम के अनुसार भी एक समीकरण बना देते हैं। ओम के नियम से, ओम के नियम से I = विद्युत धारा बराबर विभव अपॉन प्रतिरोध, जो कि प्रतिबाधा है। तो I बराबर हो जाएगा V/Z का मान ωL-1/ωc। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 7। ये काहे का मान आ गया? ये मान आ जाता है आपका विद्युत धारा का। अब धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान, धारा का अधिकतम मान। तो धारा का अधिकतम मान वही ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से I0 = V0/Z। तो I0 = V0/Z की जो वैल्यू आई हो ωL-1/ωc, ये हो गया धारा के अधिकतम मान का समीकरण। ठीक, इतना हो गया। अब हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर L और C है अथवा LCR है, इन दो परिपथों में एक और चीज़ पूछी जाती है, अनुनाद। कौन सी स्थिति पूछी जाती है? अनुनाद पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये अनुनाद क्या होता है? अनुनाद का मतलब ये है कि यदि L और C परिपथ जुड़े हुए हों, इनके द्वारा लगाया गया जो प्रतिरोध है, जिसको हम प्रतिघात बोलते हैं, तो अगर प्रतिघात न्यूनतम हो, अर्थात अगर ωL और ωc, या कहें तो XL और XC बराबर हो, तो उस स्थिति में प्रतिरोध न्यूनतम या कि शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो Z शून्य हो जाएगा ना। तो इस स्थिति में धारा का मान क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। इसी स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। कौन सी स्थिति? अनुनाद की स्थिति बोलते हैं। ठीक है, तो वही अनुनाद एवं अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक पूछा जाता है, अनुनादी आवृत्ति। ठीक है,
कब कब पूछा जाएगा? जब LC परिपथ आएगा अथवा LCR आएगा, तभी अनुनादी आवृत्ति पूछी जाएगी। मतलब L और C का होना आवश्यक है। इसके अलावा अनुनादी आवृत्ति और बाकी किसी भी विद्युत परिपथ में नहीं पूछी जा सकती। ठीक है, चलिए तो हम केवल एक और बचा है अनुनादी आवृत्ति, इसको पढ़ लेते हैं। भाई देखिए, अब अनुनादी आवृत्ति पढ़ लेते हैं। अनुनादी आवृत्ति की परिभाषा आपको बता दिए ना कि ओमेगा एल और अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो अनुनादी आवृत्ति में हम क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि यदि XL बराबर क्या हो? XC हो। ठीक है, XL बराबर XC हो तो धारा का मान क्या होता है? अधिकतम। तो XL बराबर XC हो या ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C हो तो समीकरण कौन सा था? ये समीकरण 6 था ना। तो समीकरण 6 से Z कितना हो जाएगा? 0। Z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस स्थिति में I बराबर हो जाएगा V0/Z, मतलब I इक्वल टू V/0 यानी कि अनंत। यानी कि धारा का मान क्या हो जाएगा? सर्वाधिक अनंत के बराबर हो जाएगा। यानी विद्युत धारा क्या हो जाती है? अनंत हो जाती है। इस स्थिति में विद्युत को क्या कहते हैं? अनुनाद की स्थिति कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? वैद्युत अनुनाद कहते हैं। लिख लेंगे इतना ना कि इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं कि जब ऐसे Z 0 हो जाएगा तो I का मान यहाँ रखे हैं ना V/Z, तो Z 0 हो जाएगा तो I कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? वैद्युत अनुनाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अनुनाद की स्थिति में तब माने कि वैद्युत अनुनाद की स्थिति, वैद्युत अनुनाद हमको कब मिला? वैद्युत अनुनाद की स्थिति में कब मिला है ये हमको? जब ओमेगा L को ओमेगा C के बराबर रख दिए हैं। ठीक है, इस स्थिति में हमको अनंत मिला है ना विद्युत। तो ओमेगा L बराबर 1/ओमेगा C, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ये भाग से ओमेगा गुणा में आ जाएगा और L भाग से पहुंचेगा कहाँ? गुणा से कहाँ पहुंचेगा? भाग में। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, तो ओमेगा इक्वल टू वर्गमूल लगा दें पूरा 1/LC, तो ओमेगा इक्वल टू 1 का वर्गमूल तो आ जाएगा, LC का वर्गमूल नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया? √2LC। ठीक है, तो अब चूंकि ये ओमेगा क्या है? कोणीय आवृत्ति है और हमें क्या निकालना है? इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हम ये जानते हैं चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 2πν, कोणीय आवृत्ति क्या है यहाँ पे? न्यू है ना। तो चूंकि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है? 2πν, इसलिए 2πν इक्वल टू कितना हो जाएगा? √LC। यहाँ ओमेगा का मान रख दिए, है ना। तो भाई न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2π, गुणा से कहाँ आ जाएगा? भाग में। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/2π √LC। आ गया, न्यू इक्वल टू 1/2π √LC। ठीक, यही क्या है? अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक है, जहां न्यू को क्या कहते हैं? अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में इसको बोलते हैं, है ना। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 1/√2π √LC। इतना आएगा इसमें अनुनादी आवृत्ति। अब बचता है इसका फेजर आरेख। ठीक है, तो अगर LC सर्किट का फेजर आरेख पूछ लिया जाए तो फेजर आरेख हम कैसे करेंगे? बिल्कुल वही सिंपल सा तरीका है। ये एक लाइन खींच लिए, ये एक लाइन खींच लिए। इसमें हमको सबसे पहले क्या खींचना है? विभव। क्या खींचना है? विभव खींचना है। ये हो गया आपका विभव। विभव x अक्ष से कितना आगे होना है? ओमेगा टी कोण आगे होना है। किसको? भी को। हो गया 90 डिग्री आगे हो गया भी। अब 90 डिग्री आगे हो गया भी, तो VL बड़ा होगा। तो उस स्थिति में VL की डायरेक्शन और V की डायरेक्शन सेम होगी। मतलब कि VL माइनस VC की स्थिति में अगर V ज़्यादा बड़ा है तो ये VL हो गया। तो निश्चित रूप से इससे आपका
ये जो आपका है वो कितना पीछे होगा, जस्ट अपोजिट, ये आपका VC हो जाएगा। VL आगे जा रहा है तो किसकी दिशा में, V की दिशा में, तो VL माइनस VC और VL दोनों की दिशा सेम होगी। अब जो आपका विद्युत धारा है, विद्युत धारा V से 90 डिग्री क्या होगा, पीछे होगा। क्या होगा, VL से 90 और इससे 90 डिग्री आगे होगा। ये लाइन हमने खींच दिया, ये क्या हो गया, I। तब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि VC से 90 डिग्री ये क्या है, आगे, और यहाँ इससे 90 डिग्री क्या है, पीछे। तो VL से 90 डिग्री करंट पीछे जा रहा है, VC से 90 डिग्री करंट आगे जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका फेजर आरेख बन गया, बन जाएगा, समझ आ गया है। ठीक है, सबसे पहले हम V को खींच लिए। V जो है तो हमें VL और VC लास्ट में V इक्वल टू VL माइनस VC करने पे मिला था, तो जो V की डायरेक्शन होगी वही VL माइनस VC की डायरेक्शन होगी। अब VL से 180 डिग्री पीछे करना है, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको VC खींच देना है। करंट 90 डिग्री पीछे होना है VL से, तो 90 डिग्री पीछे कर दिए और VC से 90 डिग्री वो आगे ही हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फेजर आरेख बन जाता है। ठीक है, अब अगला बचता है आपका अगला LCR परिपथ। तो LCR परिपथ करेंगे हम लोग, LCR परिपथ कर लेते हैं कल, क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, हमको रिवीजन करने में भी असुविधा होगी। तो LCR परिपथ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, जय हिंद।